तो यहाँ से हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्बडा कितना आ गया, h/p ये आ गया। यहाँ से हमने देखा कि जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मोमेंटम के। ठीक है, तो ये तो बेटा हमारा कि जो रेडिएशन या मैटर है वो अपने साथ ड्यूल नेचर लिए हुए हैं, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो ये पार्टिकल और वेव में डिफरेंस क्या होता है, एक बार उस पर दोबारा से चर्चा कर लेते हैं कि क्या डिफरेंस था पार्टिकल और वेव में। तो जो पार्टिकल होते हैं बेटा वो वेल डेफिनेट या वेल डिफाइन स्पेस रखते हैं। ठीक है, वो वेल डिफाइंड पोजीशन होती है उनकी स्पेस के अंदर। ए पार्टिकल ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड पोजीशन इन स्पेस, ए पार्टिकल इज लोकलाइज्ड इन स्पेस। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट बॉल, सैंड, ग्रेन ऑफ सैंड, है ना। एक क्रिकेट बॉल है तो एक पार्टिकल है, उसकी क्या है, एक वेल डेफिनेट स्पेस में उसकी पोजीशन है, एक वेल डेफिनेट पोजीशन लिए हुए है वो। लेकिन अगर वही हम बात करें वेव की, तो वेव चारों तरफ फैली हुई होती है। जैसे कि हमने रस्सी के मान लीजिए बांध के एक पत्थर को घुमाया, तो वो पत्थर जो घूम रहा है उसके ऊपर जो वो उसने जो एक कोसेंट्रिक सर्कल बनाया है, तो उसके चारों तरफ वो वेव क्या कर रही है, सेपरेट हो रखी है, फैली हुई है। तो वो वेव क्या होती है, डीलोकेलाइज होती है स्पेस के अंदर, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, पार्टिकल लोकेलाइज होता है, वेल डेफिनेट स्पेस रखता है, पोजीशन रखता है, जैसे कि क्रिकेट बॉल हो गई अपने ना, कोई भी बॉल कोई भी मटेरियल। लेकिन वेव की बात करें तो वो चारों तरफ फैली होती है, डीलोकेलाइज होती है, हम ये बोल सकते हैं। सेकंड डिफरेंस क्या है बेटा कि जो हमारा पार्टिकल होता है वो अगर एक पार्टिकल ने एक स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया तो दूसरा उसके ऊपर ही सेम जगह पे नहीं आ सकता, है ना। means when a particle space is occupied by one particle, then same space cannot be occupied simultaneously by any other particle. In other word, particle do not interfere. ठीक है, इंटरफेरेंस नहीं होता। वो क्या होता है कि पार्टिकल, अगर एक पार्टिकल एक जगह पे है तो दूसरा उसी सेम जगह पे नहीं आ सकता। लेकिन अगर वेव की बात करें तो वेव को एग्जिस्ट करती हैं बेटा। ठीक है, और लास्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें थर्ड, कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल किसी स्पेस के अंदर जो प्रेजेंट है उनकी जो टोटल वैल्यू होती है वो उनके सम के इक्वल होती है। ठीक है बेटा, मीन्स व्हेन ए नंबर ऑफ पार्टिकल आर प्रेजेंट इन ए गिवन रीजन ऑफ स्पेस, जितने नंबर ऑफ पार्टिकल है उनका सम क्या होगा, देयर टोटल वैल्यू इज इक्वल टू देयर सम। इट इज नाइदर लेस नॉर मोर। लेकिन अगर हम एक वेव के बारे में बात करें तो जितने नंबर ऑफ वेव प्रेजेंट एक रीजन के अंदर, वो इंटरफेरेंस की वजह से अगर रिजल्टेंट निकालेंगे तो वो कम भी आ सकता है, ज्यादा भी आ सकता है, क्योंकि कुछ वेव एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगी, को एग्जिस्ट करेंगी। अगर को एग्जिस्ट करेंगी तो वो फिर सम अप में कम होके आएंगी, है ना। तो जो वेव है वो इंटरफेरेंस होने की वजह से सम अप जो टोटल आता है तो डायरेक्ट सम अप से नहीं आएगा ना, रिजल्टेंट कम या ज्यादा आ सकता है उसके सम से। लेकिन जो पार्टिकल होता है उनका टोटल उनके सम के इक्वल ही होता है बेटा। ये पार्टिकल और वेव में डिफरेंस था। अगला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव में क्या डिफरेंस होता है, तो मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। इलेक्ट्रो और मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दो नाम से बना है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट रहेंगी, परपेंडिकुलर रहेंगी एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू द पाथ, है ना। जिस पाथ में वो प्रोपेगेट करेंगे उसमें भी परपेंडिकुलर होंगी, हमने पढ़ा था। लेकिन मैटर जो होता है वो अपने साथ इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट नहीं रखता बेटा। ठीक है, मैं किसमें डिफरेंस बता रही हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मैंने क्या कहा था बेटा, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक से बना है ये। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और वो उस पाथ के भी परपेंडिकुलर हो जिसमें ये प्रोपेगेट कर रहा है। लेकिन जो आपकी मैटर वेव होती है बेटा, मैटर वेव के साथ कुछ एसोसिएट नहीं होता। मैटर वेव ना इलेक्ट्रिक फील्ड का उस पर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है, ना ही मैग्नेटिक का। हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको प्रोपेगेट करने के लिए कोई पाथ नहीं चाहिए, वो वैक्यूम में भी प्रोपेगेट करता है। लेकिन मैटर को चाहिए,
मैटर वेव को चाहिए, बिना मैटर किसी मीडियम के तो वो जा ही नहीं सकती है, ट्रैवल ही नहीं कर सकती है, पास ही नहीं होगी वो तो वैक्यूम में से। थर्ड हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो लाइट की स्पीड से चलती है ना, लेकिन एक मैटर की तो अपनी खुद की वेव होती है और उनकी वेव कभी कांस्टेंट नहीं होगी। सबकी तो ये नहीं है कि इस मैटर की सेम है तो अगले की भी सेम होगी ना, कोई कांस्टेंट नहीं होती है। लेकिन लाइट की तो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की तो कांस्टेंट है लाइट के इक्वल। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो किसी सोर्स के द्वारा इमिट होती है बेटा, लेकिन जो हमारी मैटर वेव है वो किसी सोर्स से इमिट नहीं होती हैं। ठीक है। और अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेवलेंथ आपकी क्या थी, लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू, यही थी, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की क्या थी, लैम्बडा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। लेकिन अगर हम वही बात करें मैटर वेव की तो डी ब्रोगली ने निकाली लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी या फिर एच अपॉन पी। तो ये डिफरेंस था पार्टिकल और वेव में, और दूसरा डिफरेंस हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और पार्टिकल वेव में। ठीक है। अगला अब हम देख लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की सिग्निफिकेंस क्या है बेटा, हमने क्या किया, हमने देखा बेटा, ऑब्जर्व किया कि ये ओनली माइक्रोस्कोपिक के लिए ही सिग्निफिकेंट है, मैक्रोस्कोपिक के लिए इनका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और ये कैसे हमने प्रूव किया, हमने क्या किया, एक बॉल ली। अब बॉल कैसी होती है बेटा, मैक्रोस्कोपिक, है ना। मीन्स हमने एक मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल लिया और उसके लिए वेवलेंथ निकाला h अपॉन एम वी से बेटा। ठीक है, हमने वेवलेंथ निकाला h अपॉन एम वी से। अब h कांस्टेंट है, हमें उस बॉल का क्या चाहिए, मास चाहिए बेटा, वेलोसिटी चाहिए। तो हमने उसका मास ऑब्जर्व किया, मास था उसका 0.1 kg। ठीक है, और हमने उसकी स्पीड को ऑब्जर्व किया, वो था 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब डी ब्रोगली में ये सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, लैम्बडा इज इक्वल टू एच की वैल्यू क्या होती है 6.62 इंटू 10⁻⁴। आपका मास कितना था 0.1 और स्पीड कितनी थी 60। जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये अप्रोक्स आ जाएगा आपका 10⁻⁻34 मीटर बेटा। इतना वेवलेंथ आया जब हमने एक बॉल, एक मैक्रोस्कोपिक का ऑब्जर्व किया, और ये जो वैल्यू थी ये बहुत ज्यादा कम थी। हम ये कह सकते हैं बेटा कि इस वैल्यू को एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करना बड़ा मुश्किल हो गया था ना, ऑब्जर्व करना इस वेवलेंथ को, कैलकुलेट करना इस वेवलेंथ को बड़ा मुश्किल था, है ना। किस रीजन में आएगी बताना बड़ा मुश्किल था। तो मैक्रोस्कोपी के लिए ये वैल्यू बहुत कम आती है, जो रेंज में नहीं होती हमारी उस वेव की, है ना। तो ये सिग्निफिकेंट नहीं थी। लेकिन जब हमने इस बॉल की जगह एक माइक्रोस्कोपिक लाइक इलेक्ट्रॉन लिया बेटा, और इलेक्ट्रॉन के लिए हमने वेवलेंथ निकाला, आपका h तो वही 6.6 इंटू 10⁻⁻34 रहेगा। इलेक्ट्रॉन का मास मुझे बताइए कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने सेम मान ली, हमने ये तो हम मानेंगे ना कि दोनों सेम वेलोसिटी से जा रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक भी और माइक्रोस्कोपिक भी, तभी तो हम डिफरेंस बता पाएंगे, तभी तो सिग्निफिकेंस बता पाएंगे, इसके लिए है उसके लिए नहीं है। तो वेलोसिटी दोनों की सेम है। और जब हम इधर से वेवलेंथ निकाल के लाए भैया, तो ये वेवलेंथ आ गया हमारा 10⁵ एंगस्ट्रॉम। कितना आ गया भैया, 10⁵ एंगस्ट्रॉम। एंड it is very easy to calculate, it is very easy to observe, it can be experimentally measured, it can be experimentally determined, है ना। कुछ भी हम इसको कर पा रहे थे, ऑब्जर्व कर पा रहे थे। ये वैल्यू छोटी नहीं थी, ये वैल्यू बहुत छोटी थी बेटा, है ना। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन निकाला कि जो हमारी डी ब्रोगली है, इट इज ओनली एप्लीकेबल, इट इज ओनली सिग्निफिकेंट फॉर माइक्रोस्कोपिक। ऐसा नहीं है कि इससे हम मैक्रोस्कोपिक के लिए नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स हमने निकाला भी, वैल्यू भी आया हमारा, लेकिन ये कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखेगी बेटा उसके लिए। तो हम ये कह सकते हैं कि डी ब्रोगली रिलेशनशिप हैज नो सिग्निफिकेंस इन
everyday life, because in everyday life we deals only with macroscopic particle, है ना। हम एवरीडे लाइफ में हम किन के साथ डील करते हैं, मेनली मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के साथ। बॉल हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, फैन हो गया, एवरीथिंग इज ए मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। तो एवरीडे लाइफ में हम मैक्रोस्कोपिक के साथ डील कर रहे हैं। और जब हम मैक्रोस्कोपिक के साथ डील कर रहे हैं बेटा, तो उसके लिए डी ब्रोगलाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हमने देखा वैल्यू बहुत कम है। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरीडे लाइफ में डी ब्रोगलाई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। वही अगर हम बात करें माइक्रोस्कोपिक के लिए, तो माइक्रोस्कोपिक के लिए डी ब्रोगलाई का सिग्निफिकेंस होता है, वैल्यू मेजर्ड कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटली इजिली मेजर की जा सकती है। तो हमारा डी ब्रोगलाई वेवलेंथ था, उसका सिग्निफिकेंस एंड उसका डेरिवेशन, डिफरेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव में, पार्टिकल एंड वेव में। कुछ न्यूमेरिकल मैं इससे रिलेटेड आपको देती हूँ, आपको वो न्यूमेरिकल सोल्व करके देखने, अगर नहीं समझ आए तो मुझे बताना, कल हम उन न्यूमेरिकल्स को सोल्व आउट कर लेंगे। अगर कोई डाउट होगी तो कल का हमारा टॉपिक है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल।